अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में सभी जाति धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज देश के कोने कोने से चल के आए बहुजन समाज के बहादुर योद्धाओं, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं, हमारे मिशन 78 अधिवक्ता मोर्चा, अनुशासन समिति, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन और किसान मोर्चा, तमाम संगठनों के सम्मानित नेताओं, यहां उपस्थित हमारी मां बहनों, नौजवान साथियों और मुझसे बड़े उम्र में बड़े सभी सम्मानित साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप जानते हो कि मैं आपसे हूं। आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं। मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप मेरे लिए हमेशा वीआईपी हैं। जितना सम्मान मैं उस मंच पर बैठे लोगों का करता हूं, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि जैसे मंच पे बैठे हैं जिम्मेदारी से, सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, इस देश में आपकी बात मजबूत नहीं होगी। भेड़ बकरियां कभी राज नहीं करती, इतिहास गवाह है। राज योद्धा करते हैं। राजा का आचरण भी राजाओं जैसा होना चाहिए। राजा गुलाटी मारते नहीं घूमते हैं। राजा राजा होते हैं। राजाओं का आचरण जब तक आप में नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनने की तरफ नहीं आगे बढ़ोगे। अगर बंदर को राजगद्दी सौंप दी जाए, क्या राज कर सकता है? नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था, आप और मैं जानते हैं कि वो हमने रामलीला मैदान में रखा था। कौन से मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रामलीला मैदान के पास हमारे मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है जिसको हम लोग चेल्लुम के नाम से जानते हैं। 35-40 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का ये मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके लोग भी आ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई आपराधिक तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे। लेकिन अगर आप खुद से मन में रखें और समझदारी दिखाएं तो ये समझौते, ये सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि दूसरे व्यक्ति की है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी भी तरह के अव्यवस्था में ना जाके अपने प्रोग्राम को कहीं और करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर हैं, ग्राउंड में हैं, दिल्ली की सड़कों पे हैं, मैं जानता हूं। लेकिन आप महसूस करो, लाखों लोगों के पहुंचने के बाद भी एक मुझे देख के तो ये लोग उठ जाते हैं, वरना ऐसा नहीं है। अगर एक चींटी के बच्चे को भी कोई बे कह रहा है, ये देखो आप हमारी ताकत। ये है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बल। लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी दूसरे देश में होके आया।
मैं जब दूसरे देश में गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आके अपनी बात को रखें। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है, लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। जब यहां पहुंचा तो पता लगा परमिशन और इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। फिर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी दिल्ली की टीम का, भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का, उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने, समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और इस परमिशन को करा के, सीपी सिंह जी का कितना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से तालियां बजा के दिल्ली की टीम का स्वागत करें। जब मैं दिल्ली का धन्यवाद कर रहा हूं तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हर एक आंदोलन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहता है। धन के आधार पे, संख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश ने अपनी ताकत का एहसास पूरे देश को कराया है। तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का, वहां हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सभी साथियों का, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग रहते हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों का, जिला विधानसभा के संगठनों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। उसके बाद मैं और आप सब लोग मिलकर स्वागत करेंगे नगीना लोकसभा के लोगों का, जिन्होंने एक एक वोट डालकर आपकी ताकत को बनाने का काम किया। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करें नगीना के लोगों का। नगीना के लोगों का धन्यवाद कर दूं? बताओ, कर दूं या नहीं कर दूं? बताओ, नगीना के लोगों की इज्जत करते हो नहीं करते हो? बताओ, नगीना के लोगों का सम्मान करोगे नहीं करोगे? बताओ, नगीना तुम्हारे दिल में है या नहीं है? बताओ। तो मैं नगीना के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आज के जो आयोजक कमेटी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे आपसे बहुत जरूरी विषय पर बात करनी है। अगर आप बोलते रहेंगे या कोई भी शोर आएगा तो मेरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शांत हो जाएं। ये जगह कम है, मैं जानता हूं, इस वजह से बार बार अव्यवस्था हो रही है। अगली बार हम जब राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे तो वो इससे बड़े वाले मैदान में, जहां 50,000 लोग बैठ सकते हैं, जो इसके बराबर में है, 15 मार्च को अगला कार्यक्रम हम लोग वहीं करेंगे। सम्मानित साथियों, आज मेरे कंधों पे, आजाद समाज पार्टी के कंधों पे, भीम आर्मी के कंधों पे, बहुजन समाज के लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो एकता बहुजन समाज में हमारे महापुरुष बना के गए, वो एकता टूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। ये हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे पढ़े लिखे समाज की, हमारे कर्मचारियों की, हमारे अधिकारियों की, हमारे नेताओं की, हमारे विधानसभा सेक्टर बूथ से लेकर जिले, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी है
कि जो एकता हमारी बनी है वो टूट नहीं चाहिए। दुश्मन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना। अब ये रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे भी कई कारण हैं। और मैं अपने नेताओं से यह आग्रह करूंगा कि वो आज के बाद कमर कस ले और गांठ बांध ले कि जो प्रयास भाजपा आरएसएस के लोगों ने किया है हमारी एकता को कमजोर करने का, किसी भी कीमत पे वो एकता कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। इस देश में वो लोग भी शासन सत्ता में हैं जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर हैं, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण, एकजुट न हो पाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम की, जैन की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, तमाम उन लोगों की जिनको आज भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पा रही। मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की, मैं बात कर रहा हूं किसानों की, मैं बात कर रहा हूं मजदूरों की, मैं बात कर रहा हूं नौजवानों की। मैं पहले जो विषय है उस पर अपनी बात रखूंगा, फिर मुझे अपने दिल की बात आपको कहनी है। पहला जो विषय हमारा है, जिस पे हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सरकार से हमारी क्या मांग है, सबसे पहले उस पे मैं अपनी बात रखूंगा। हमारी पहली मांग ये है कि 1931 के बाद इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। जब तक जनगणना नहीं होगी तो ये नहीं पता लगेगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को कितनी उनकी आबादी और कितना सम्मान उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है। तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा जो आज षड्यंत्र किया गया है और कुछ लोगों को जानबूझ के उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देके कहता हूं, अपने बहुजन समाज के सामने जातिवार जनगणना कराइए, उसके आंकड़े सार्वजनिक कराइए। अगर अंतिम पायदान पर रहने वाले जिनको डीएससी के भाई कहा गया है, जो हमारा परिवार है, अगर उनका 1% आरक्षण भी पॉइंट के बराबर भी कमजोर पड़ रहा होगा तो मैं वचन देता हूं कि इससे बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप याद करो, जब से इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इस आरक्षण को खत्म करने के लिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एडी चोटी के जोर लगाए। और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है, ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दुश्मन का ये षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। आप और मैं जानते हैं, जब हम मुट्ठी बनकर रहेंगे तो कोई हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता। लेकिन जब जब हम बट जाएंगे, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा
तो वो सारा कचरा साफ कर देंगे। लेकिन अगर वो जो सिक्के होते हैं, अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, वो खुद कचरा बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज में भाईचारे की बात की। और आप महसूस करो, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या नारा दिया? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित भी बनना है, संगठित भी होना है और अपने विरोधियों बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है। लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित है, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं ये देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन जब मैं भारत की तरफ देखता हूं तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। फिर ये महसूस करता हूं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महान पुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महान पुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ? जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के, जो हमारे पूर्व के दल थे, उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, जुल्म जाति के शिकार लोग परेशानी की जिंदगी जीने लगे। मैं चाहता हूं कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, हॉलैंड में जी रहे हैं, नीदरलैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में भी हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी इस देश में नहीं जी सकते। इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है, उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते। उनके लोग उनके पूंजीपतियों के लाखों लाखों करोड़ रुपए माफ करते जाते। लेकिन अगर आपका 10,000 रुपए का बिल भी बाकी हो तो 10,000 रुपए का बिल भी अगर आप नहीं दोगे तो मुकदमा लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर देगी और आपके घर की कुर्की भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आप नौजवानों का हाल देख लो, इस देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पर सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक सुर में बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साथ साथ इस देश में जातिवार जनगणना के साथ साथ जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो जुडिशरी हो जहां से हमारे खिलाफ लगातार फैसले आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो और कोई सरकारी संस्था हो, सब लोग सब जगह पे आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात। साथ साथ हमारी ये भी मांग है, जो मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई,
कि निजी क्षेत्रों में आप इस बात को समझो गौर करके, इस देश में 2% सरकारी नौकरियां, कितने परसेंट? जोर से बताओ। 98% प्राइवेट सेक्टर है। कुछ ऑर्गेनाइज है, कुछ अनऑर्गेनाइज है। आप ये देखो, 2% में तो बंटवारा है, लेकिन 98% पे पुरानी सत्ता वाले लोग और आज की सत्ता वाले लोग सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं। ना वहां SC/ST के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व है, ना OBC के लोगों का है, ना ही मुस्लिम लोगों का है। तो हमारी मांग ये भी है कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। साथ साथ हमारी ये मांग है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन भी इस देश में लागू होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के लोगों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन भी सरकारी संस्थानों में लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ। हमारी ये भी मांग है कि मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू नहीं होगी, तब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी और सम्मान नहीं मिलेगा। हमारी ये भी मांग है, सरकार कह रही है कि क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए, और जज साहब भी कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि भारत में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अरबपति बन गए, इसका डाटा आपको सार्वजनिक करना चाहिए, आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। तब हमें पता लगेगा कि क्रीमी लेयर की स्थिति में हम आए या नहीं आए। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। आज भी बहुत सारे पदों को NFS करके, नोट फाउंड सुटेबल करके हमारे योग्य लोगों को नौकरी से निकालने का काम ये सरकारें करती है, क्योंकि कलम की ताकत उनके हाथ में होती है। जिनकी राज सत्ता पे कब्जा होता है, हमारे लोगों का राज सत्ता पे कब्जा नहीं है, इसलिए सारी योजनाएं हमारे खिलाफ बनती हैं। हमारी ये भी मांग है, जिस पर मैं गौर कर रहा हूं। सरकार ने कहा, मैं आज इस पर भी बोलूंगा। आज अगर मैं इस पर नहीं बोलूंगा तो हमारे लोगों को पता ही लगेगा देश में क्या हो रहा है। सरकार ने कहा कि वर्गीकरण लागू होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब आरक्षण पे हमला होता है, जब और किसी तरीके से आरक्षण को खत्म किया जाता है, जब गांव-गांव जाके लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, तब जिन जातियों को आज सरकार के इशारे पे गाली दी जा रही है, उनको ही उन्हीं की जिम्मेदारी मान के लोग घर में बैठ जाते हैं कि भाई यही आरक्षण की रक्षा करेंगे, यही अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन सच ये है, अगर सरकार की मंशा वर्गीकरण के जरिए वास्तविकता में निचले पायदान पे बैठे अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाने की होती, तो जिस तरह से 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, 10% आरक्षण की व्यवस्था DSC के भाइयों के लिए, DSC परिवारों के लिए सरकार कर सकती थी। उनका कोई मतलब नहीं बैठता था कि इन्हीं में टुकड़ा डाल दे, क्योंकि सरकार जानती है इनमें बंटवारा हो जाएगा तो इनके खिलाफ आंदोलन आसान हो जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा कब इनके अधिकार खत्म हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार बताए उनके पास वर्गीकरण की क्या पॉलिसी है, किस आधार पे वो वर्गीकरण करना चाहते हैं, कौन से आंकड़े उनके पास है, कौन से डाटा उनके पास है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार कमेटियां बना दे और वर्गीकरण किस फॉर्मूले पे करेगी ये भी बता दे। हम सरकार को भी सुनना चाहते हैं। अभी देश में पिछले दरवाजे से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आमने सामने होगा। अगर हमारे अधिकारों की बात आएगी तो लड़ाई आमने सामने लड़ी जाएगी। सरकार ये भी बताए क्या वह रोस्टर में बदलाव करेगी, क्या सरकार रोस्टर में बदलाव करेगी, सरकार बताएगी। हमारे लोग तो अभी सही तरह से चीजों को नहीं जानते हैं। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, स्पेशली DSC के भाइयों को कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। स्पेशली
डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, उन जातियों को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं है, जब देने की बारी आएगी हम बताएंगे अपने भाइयों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से उनकी हिस्सेदारी दी जाती है। अभी तो हम पे देने कुछ है ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, डीएससी के जो हमारे भाई हैं, वाल्मीकि समाज के भाई हों, धानुक समाज के भाई हों, और बागड़ी समाज के भाई हों, और किसी सैसी समाज के भाई हों, मैं चंद्रशेखर आजाद वचन देके कहता हूं बहुजन समाज के सामने, ये हमारी आपसी बातचीत है। आप दुश्मन के इशारों पे काम मत करो। हम लोग बैठ के अपनी लड़ाई को निपटा लेंगे। हम लोग अपने आप बैठ के चर्चा करके आपके साथ बैठ के, अगर कहीं हमें कुछ डर भी है, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो या हम लोग समझा नहीं पा रहे, अगर आपको अधिकार मिलता है तो बताओ, हमारे किसी व्यक्ति को तकलीफ है क्या? बताओ, अगर हमारे डीएससी के भाइयों को अधिकार मिलता, बताओ, हाथ उठा के बताओ, तकलीफ है क्या हमें किसी को? ये इतना बड़ा जन समूह गवाही दे रहा है, अगर डीएससी के भाइयों को कुछ मिलता है तो हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन हम इस सरकार की मंशा को जानते हैं, हम इस सरकार को जानते हैं, इनके चरित्र को जानते हैं। ये देना कुछ नहीं चाहती, ये तो इसको अटका के रखना चाहती हैं। आप ये देख लेना, इन्हीं के कुछ लोग पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे गौर करो, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने 20,000 पदों पे घोटाला किया। हम लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार ने 6,800 नियुक्ति की लिस्ट जारी की। फिर अपने लोगों को हाईकोर्ट भेज के उस पर रोक लगवा दी। फिर हाईकोर्ट पे फिर हमारे लोग लड़े तो उन्होंने कहा दोबारा लिस्ट जारी करो, इनको अधिकार मिलना चाहिए। तो वोट लेने के लिए हमारे लोगों के सामने कहा कि भाई मिलना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। लेकिन अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट में इनके बैठे जजों ने फिर से उस पर रोक लगा दी। इसलिए हमें इनकी नीयत पे शक होता है। मुझे डर ये भी है, अगर ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो बहुत बड़ा वॉयलेशन होगा ही, 340 का, 341 का, लेकिन AB का। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि कल जो सरकार सत्ता में आएगी वो किसी भी अन्य जाति के लोगों को शेड्यूल कास्ट में उनको शामिल करके आपके पूरे अधिकार को छीन बीन कर सकती है। अगर ये पावर स्टेट को मिल गई, हमें सरकार की मंशा पे सिर्फ शक है। हमने ये भी मांग किया, आपको याद होगा, यूपी के साथी हमारे जानते हैं, हमने 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले मांग की थी कि जो 52% ओबीसी हैं उनको 27% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने दिया, आबादी से आधा। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ना चाहते हुए सरकार ने कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से रोक लगा के 27% दिया। हमने मांग की पौने 2 साल पहले यूपी में, गोरखपुर में पीसी करके, कि ओबीसी की आबादी तो 52% ही है, तो 15%, 27% से अलग 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से अति पिछड़ी जातियों को करानी चाहिए। मांग हमने पौने 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में उठाई थी। उसके बाद उसी दिन हमने मांग उठाई, क्योंकि हमें न्याय चरित्र है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को, मान्यवर काशीराम साहब को अपना नेता मानते हैं। हम ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज को अपना नेता मानते हैं। हमने मांग उठाई थी, हम मामला रामसू वर्मा और सर छोटू राम को अपना नेता मानते हैं। हम चौधरी महाराज सिंह भारती को अपना नेता मानते हैं। हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर को अपना नेता मानते हैं। हमने मांग उठाई थी कि भाई हमारी आबादी बढ़ रही है। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, और जो जनगणना हुई उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिले, पहले तो उनको तैयार किया जाए और फिर उनको 5% अतिरिक्त आरक्षण शेड्यूल कास्ट में 15% अतिरिक्त देकर उनको मुख्य धारा में लाया जाए। जब हम 2 साल पहले इसकी मांग कर रहे हैं
तो हम डीएससी के भाइयों के विरोधी कैसे हो सकते हैं, आप लोग बताओ। तब तो वो आंदोलन भी नहीं चला रहे थे, हम तो आंदोलन चला के मांग कर रहे थे कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन मैं आज भी कहता हूं, हमारी ये मांग है कि अब समय आ गया देश में कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, आरक्षण की कैप खत्म की जानी चाहिए और 100% रिजर्वेशन इस देश में लागू होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का लाभ उनको मिलना चाहिए। आप फिर कह रहा हूं, जातिगत जनगणना कराओ और 100% आरक्षण करो। मैं तो स्वर्ण जातियों का सबसे बड़ा हितैषी हूं, उनको 10% आरक्षण क्यों दे रहे हो? मेरी ये मांग है। मैं तो अपने लोगों के आरक्षण में से भी उनके लिए मांग करता हूं। उनकी आबादी तो 15% भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि उनका अलग से ब्लॉक बना के उनको 20% आरक्षण सरकार को देना चाहिए और 80% आरक्षण को SC, ST, OBC के लिए फ्री कर देना चाहिए। जबकि काशीराम साहब तो 85% की बात करते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि उनमें भी लोग गरीब हैं, इसलिए मैं उनका 5% और बढ़ा रहा हूं। लेकिन पहले देश को ये तो बता दो, जातिगत जनगणना करा के, कि भाई अभी तक उनका प्रतिनिधित्व कितना है, अभी तक उनकी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कितनी है और कितनी कमी उनकी है जो आपने 10% उनको दे दिया। आज हम लोग एक और मांग भी उठाते हैं कि कास्ट का आरक्षण बढ़ा के उसकी संख्या के आधार पे 25% करना चाहिए। बताओ सहमत हो नहीं सहमत हो? जोर से हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बताओ सहमत हो नहीं सहमत हो? तो ये हमारी वो मांगे हैं जिनके लिए आज हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। और हम इकट्ठा नहीं हुए आज तो मजबूरी या अपने देश से प्यार था कि हमने अपने आंदोलन को बदलाव कर लिया। अगली बार अधिवेशन तो होगा इंदौर में, लेकिन जब तो इस बार एक और बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में, और रामलीला मैदान से अपनी ही पार्लियामेंट का घेराव करके अपनी मांगों को उठाने के लिए हम लोग करेंगे। बताओ।